हैं। सभी का फिर से स्वागत है। तो देखिए इससे पहले वाले पार्ट में हमने अभी देखा है कंपनी का शासन वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में हम देखेंगे क्या चीज़ ये ताश का शासन। तो ये समय काल आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है 1858 से लेके 1947 तक, ठीक है। तो अब इस बीच में ये ब्रिटिश सरकार के क्या-क्या चीज़ें हुई, अधिनियम आए, क्या-क्या चीज़ें मतलब कि संवैधानिक ये जो भी आपकी विकास की रूपरेखा है वो आगे कैसे-कैसे वो जाती है, उनको हमें शॉर्ट में यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो इसी में जो फर्स्ट आता है आपका ये है 1858 का भारत शासन अधिनियम और क्योंकि इसमें से एक सवाल हमेशा आता है और हमेशा आता रहा है जो कि सबसे ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो अब इसमें से ये कौन-सा ऐसा ये सवाल है तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को अभी बता दूँ या बाद में? तो अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है वो भी आप लोग सुन लो। तो वो ये है कि इसी अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम या वायसराय का पदनाम दिया गया, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में आप लोगों को रखना है। चलिए ठीक है। अब देखिए अब ये 1784 का जो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो ये आया था, तो इसके ये तहत जो है दोहरी शासन वाली ये व्यवस्था को ये जो है समाप्त यहाँ पर कर दिया गया, ठीक है? अब दोहरी शासन व्यवस्था जो है कैसी थी? अब अब देखिए वो इस रूप में थी कि रूल रेगुलेटिंग जो भी चीज़ें हो रही थी, ये ब्रिटिश सरकार जो है बना रही थी इनडायरेक्टली, ठीक हो गया? तो एक तो शासन वहाँ से वो चल रहा था, दूसरा शासन जो चल रहा था यहाँ कंपनी का, ठीक है? तो अब इसने क्या किया कि उसने इस व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया। ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान में यहाँ पर जो रखना है। अगला पॉइंट है कि भारत में कंपनी का शासन जो है ये समाप्त हो गया, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी भी आपसे अगर पूछ देगा कि वो कौन-सा रिवोल्ट था जिसकी वजह से कंपनी का शासन की समाप्ति हुई थी, वो था 1857 की जो क्रांति। उसी के बाद में ये जो सत्ता थी ये फाइनली जो है ब्रिटिश ये जो है जो क्राउन के हाथों में चली गई। अब ब्रिटिश ये क्राउन का मतलब क्या है? कई लोग नहीं भी जानते होंगे, जानते भी होंगे, ठीक है? शुद्ध रूप में महारानी के हाथों में जो उस समय जो ब्रिटेन की जो मतलब जो भी राजा जो है हुआ करता था, वही संसद का मुखिया भी हुआ करता था। तो उसके हाथों में डायरेक्टली जो है ये पावर्स यानी कि भारत की सत्ता जो है वो चली गई, ठीक है? और यहाँ से कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया। अगला है इसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के समय में ये बनाई गई थी, ठीक हो गया? और जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये बनाया गया था आपका 1784 में यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के समय में यह जो है बनाया गया था, ठीक है? तो इन दोनों को भी क्या कर दिया इसने हटा दिया, समाप्त यहाँ पर कर दिया। अच्छे से ध्यान में इसको जो है रखिएगा, ठीक हो गया? और इस समय में एक जो है नया ये पदनाम जो है लाया गया, वो था भारत सचिव, ठीक है? और इसकी सहायता के लिए 15 भारतीय भारत मैं सॉरी 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया, ठीक हो गया? और इसी में ही मैंने अभी आपको समझाया कि भारत का गवर्नर जनरल जो है अब वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में ये भी रखना। अब ये कौन था? इसको भी अभी आप लोग अभी देखोगे। तो यह जो है ये भारत में ये ब्रिटिश ये क्राउन का प्रतिनिधि ये हुआ करता था और भारत का यही जो है पहला वायसराय हुआ और जिसका नाम था लॉर्ड ये कैनिंग, ठीक है? यानी कि भारत का पहला वायसराय था। तो ज आप जल्दी से इसके ये पहले के 2 नामों के आंसर मुझे दो, जो कि पहला है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है पहला कौन था? दूसरा सवाल है आपका कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल कौन था? इन दोनों का आंसर मुझे जल्दी से आप लोग दीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर।
तो आप लोगों ने आंसर लगभग ठीक दिए हैं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा दूं। देखिए, लॉर्ड ये कैनिंग जो था ये भारत का पहला वायसराय बना, ठीक हो गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। तो इन ये तीनों के नाम ध्यान में इसलिए रखने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कभी भी ऐसे सवाल पूछ ही जाते हैं, आप लोगों ने कई सारे एग्जाम दिए भी होंगे, है ना। तो इसलिए ये सब चीजें बेसिक है। अब देखिए 1858 की जो भारत शासन ये जो अधिनियम है, इसको शॉर्ट में फिर से हम देख लेते हैं। तो ये पहला वायसराय जो आपका था भारत का, लॉर्ड कैनिंग। और कंपनी का शासन इसने क्या कर दिया, इसने कर दिया समाप्त। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी हटा दिया। और भारत में एक नए पद का सृजन किया जिसका नाम था भारत सचिव। और अब इसकी सहायता करने के लिए 15 सदस्यों की एक टीम बना दी, यानी कि परिषद का निर्माण भी कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इस एक्ट यानी कि अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो ध्यान में आप सभी लोगों को रखना है। आगे चलते हैं हम। तो अगला जो इम्पोर्टेंट जो अधिनियम आता है ये आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें ऐसा क्या था भाई, इसको भी चलिए हम शॉर्ट में ही देखेंगे। तो इस वाले ये पॉइंट में देखिए नीचे, अब इसमें क्या क्या चीजें हुई थी। तो इसमें ये हुई थी, इसमें क्या क्या चीजें हुई थी देखिए। ये कैनिन जो वायसराय था, अब इसके लिए द्वारा जो है ये विभागीय ये प्रणालियों की शुरुआत मतलब की हुई, यानी कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंटों की स्थापना है उसकी। और उसकी ये ढांचे और उसके सिस्टम की जो है शुरुआत कैनिंग के जी द्वारा मतलब की हुई, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आता है कि ये पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों को भी भागीदारी यहाँ पर ये दी गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है कि केंद्रीकरण के स्थान पर, ये केंद्रीकरण का शब्द अभी ये पिछले हमारे किसी टॉपिक में आया था, तो क्या कोई आंसर दे सकता है मुझे। तो अब इस अधिनियम में क्या किया गया था कि केंद्रीकरण के स्थान पर एक नया नाम दिया गया, विकेंद्रीकरण की नीति को अपनाया गया। तो इसमें ये थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान में रखने योग्य है। अगला पॉइंट है कि भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत भी 1861 के भारत ये परिषद अधिनियम के द्वारा होने लगी, ठीक है। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मतलब की दे दी गई, यानी कि जो उसके हाथों में शक्ति नहीं थी, फाइनली 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये शक्ति इसको दे दी गई। इससे पहले अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है ब्रिटिश संसद और या महारानी को ही हुआ करता था, ठीक है। जो कि यहाँ पर अब इसको दे दिया गया। अगला पॉइंट है कि ये केंद्र की ये जो है दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। अब ये कौन सी कार्यकारिणी है भाई, ये वही कार्यकारिणी है जो कि भारत जो सचिव का एक पद बनाया गया था 1858 वाले भारत शासन अधिनियम में। उसमें 15 लोग हुआ करते थे कार्यकारिणी में, उसकी संख्या को क्या कर दिया गया और भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो ये जो है ये सब चीजें जो है किसमें हुई थी, ये सब चीजें इस एक्ट के अधीन में हुई थी। अगला पॉइंट जो आता है आपका, ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक बता दूं मैं आपको। इसमें एक दो पॉइंट ही इसमें इम्पोर्टेंट है, वो हम नीचे से देख लेते हैं। तो देखिए अब 1892 का भारत की परिषद अधिनियम तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत ये करने वाला एक्ट माना जाता है। और अप्रत्यक्ष ये चुनाव सिस्टम का आरंभ भी इसी अधिनियम से हुआ था। और आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। देखिए ये जो अभी वर्तमान में हमारे संसदीय व्यवस्था अभी है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति जिसमें शामिल होता है, यानी कि जो है ना संसद, आप सभी जानते हैं, जब ये पार्ट अभी आगे आएगा, संसद के जो है 3 भाग होते हैं, आप सभी जानते होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति। तो यानी कि यही इसी की बात यहाँ पर हो रही है कि ये संसदीय आंशिक संसदीय की व्यवस्था की शुरुआत जो है वो इसी अधिनियम से यहाँ पर माना जाता है। तो ये पॉइंट इसमें केवल ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। बस आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो ये इम्पोर्टेंट है आपका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, जिसे भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है, 1909 में आया था। और इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और इसमें मार्ले जो था ये सचिव था, ये वही वाला पद है जिसे 1858 के भारत शासन अधिनियम में बनाया गया था, यानी कि भारत में एक सचिव भी होगा और वायसराय तो है ही है।
तो इन दोनों ने मिलकर एक अधिनियम जो है बनाया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 में आया था। अब इसमें क्या क्या चीजें थी भाई, इसको हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे, ठीक है, तभी आप लोगों के लिए समझ में भी आएगा। तो देखिए, इस अधिनियम के ये कारण जो है, तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो मार्ले था सचिव, तो इसी अधिनियम के बाद में इसको सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, अब इसमें क्या क्या इसमें चीजें आती हैं, और तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अगला है आपका कि सर अदुल नैल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में जो है पारित इसे किया गया। कभी अगर पूछेगा कि मिल्ले मांटो सुधार जो 1909 में आया था, ये किस समिति की रिपोर्ट पर पारित हुआ था, तो अरुणडेल। ठीक हो गया, ये नाम लिखा हुआ है। अगला है कि यह अधिनियम जो है फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक हो गया। चलिए आगे हम यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट आता है आपका ये जो केंद्रीय परिषद में सरकारी सदस्यों का बहुमत जो है जो रखा गया, जबकि जो प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का भी बहुमत जो है जो भी रखा गया था। ठीक है, अब ये क्या है भाई, ये केंद्रीय ये परिषद क्या है और ये प्रांतीय ये जो है परिषद क्या है, और ये सरकारी सदस्य कौन है और गैर सरकारी सदस्य कौन है। देखिए, सेंट्रल लेवल पर एक परिषद का निर्माण हुआ था 1858 से ही, मतलब कि वो हो गया था। उस परिषद में सरकारी सदस्यों को ही रखा गया, यानी कि सेंट्रल लेवल पर उन सरकारी सदस्यों को ही रखा गया जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन में काम करते थे। और उन अब इस परिषद के अधीन में जो है कई सारे जो है प्रांतीय जो परिषदें भी हुआ करती थी, तो जिसमें सरकारी सदस्य भी हुआ करते थे और गैर सरकारी सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया था। तो यहाँ पर ये परिषदों का मतलब ये है। अब इनका ये काम क्या होता था कि भारत की रूपरेखा को, यानी कि भारत के सिस्टम को जो बनाए रखने के लिए ऊपर को जानकारी वो देना समय समय पर। ठीक हो गया, उसी के बेस पे ही सिस्टम जो है रन उस समय हुआ करता था। अब इसमें क्या था भाई, अब ये जो परिषद थी, यानी कि ये केंद्रीय और ये प्रांतीय ये विधान मंडल के आकार और शक्तियों में जो है वृद्धि हुई। ठीक हो गया, ये 1909 के मिल्ले मांटो सुधार में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया भी है कि इसमें क्या हुआ था। तो इसमें इनकी ये चीजें हुई थी, और इनके अलावा और क्या क्या चीजें थी, एक दो ही वो चीजें हैं, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, अब इसमें इम्पोर्टेंट आता है कि ये पहली बार वायसराय की ये कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति हुई थी, जिनका नाम था सत्येंद्र जी प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ये वही वायसराय की कार्यकारिणी है। ठीक है, यानी कि जो अभी हमने ये पहले देखा था कि इस वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी, इसमें पहले 4 लोग थे, बाद में घटाकर 3 कर दिया गया था। इन्हीं जो है 3 में से एक भारतीय थे, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है ना, ये चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी। अगली बार आप देखिए, अगला हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसी मिल्ले मांटो सुधार में एक व्यवस्था जो है की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवालों में आता है कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी गई। कि भाई अगर मुस्लिम कोई कैंडिडेट अगर चुनकर आएगा तो उसको केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट देकर जिताएंगे। ठीक है, ये व्यवस्था जो है कर दी गई। तो यहीं से माना जाता है कि सांप्रदायिक था और यहाँ पे सामुदायिक निर्वाचन का ये जनक ये मतलब राजधानी के लिए मिंटो ने इसकी शुरुआत जो कर दी थी। अब इसमें से 2 सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी हमने ऊपर को देखा था कि लॉर्ड ये मार्ले, तो इस लॉर्ड ये मार्ले को कहा जाता है सांप्रदायिकता का जनक। इन दोनों लाइनों को अच्छे से समझना, सांप्रदायिकता का जनक इसे कहा जाता है मार्ले को, लेकिन मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। देखिए, कभी भी अगर सवाल में आएगा ना कि मतलब कंफ्यूजन ना हो, बस इन चीजों को आप लोग हमेशा ही ध्यान रखो। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आएंगी एग्जामों में। मैं आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूँ, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आना है, तो इसलिए दोनों में डिफरेंशिएशन अच्छे से देख लो। ठीक है, अगर समझ गए तो मुझे बता दो, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। तो ये था आपका 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, जो मार्ले था सांप्रदायिकता का जनक था, और जो मिंटो था ये था आपका सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। तो बढ़े हम आगे।
तो अब ये इसकी एक छोटी-सी यहाँ पर रूपरेखा है, तो इसको आप लोग लगभग देख लेना। अगला जो आ गया है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 जो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये वार्ड-फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इसको अच्छे से आप लोग ये जाने होगा। अब देखिए इस वाले पीडीएफ में कुछ ये टॉपिक के बाद में कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी दिए गए हैं, ठीक है? तो जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए हर चीज़ को आप लोग देखोगे। तो क्योंकि अब ये जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ना, ये आपका है संवैधानिक इतिहास है। जब हम मूल संविधान को वन बाय वन अगर आगे हम पढ़ेंगे, तो वो बहुत ही सरल है, ठीक है? लेकिन इनको समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो भारत शासन अधिनियम जो था आपका, ठीक है? तो अब इसने क्या-क्या मतलब इस शासन यानी इस एक्ट में ऐसी क्या-क्या चीज़ों को लाया गया था, तो इसको मैं आपको ये वाला टॉपिक जो है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और मैं कल पूछूँगा, फिर यहीं से मैं शुरुआत में करूँगा और अच्छे वे में। तो इसलिए एक बार अच्छे से ये आप लोग ये लगभग देख लीजिए 1909 का। अब क्योंकि अगर आप लोग ये देख लेंगे तो अगला जो आपका आएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है? ये देखने के बाद में आपका ये यानी कि बेसिक स्वरूप आपका जो है वो तैयार वो हो जाएगा और उसके बाद में हम वन बाय वन जिन चीज़ों को देखेंगे, वो चीज़ें आपके ध्यान में आएँगी। चलिए सेशन को समाप्त करने से पहले एक इम्पोर्टेंट सवाल का आंसर मैं आपको दे दूँ, जो कि आता है कई बार। अभी आप लोगों से भी पूछूँगा मैं, ठीक है? 2 सवालों को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल है आपका कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? ये 2 सवाल हैं और दोनों के आंसर आप लोगों को अभी देने हैं, तो थोड़ा-सा दिमाग आप लोग लगाइए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आगे सेशन में आना है, तो मुझे लगा कि अभी आप लोगों से थोड़ा-सा मैं पूछ लेता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट्स में आंसर दीजिए। भारत सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जो पहला सवाल है कि संविधान की आत्मा, ठीक है? दूसरा है कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो किसे संविधान की आत्मा कहा, ठीक है ना? तो अब देखिए दोनों का आंसर आप लोग सुन लो, हालाँकि आप लोगों ने आंसर ठीक दिया है। तो देखिए संविधान की जो आत्मा है, उसका जो सही आंसर है वो है प्रस्तावना, ठीक है? दूसरा सवाल था कि जो है भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो इसका जो आंसर है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक हो गया? तो इन दोनों सवालों को अच्छे से ध्यान में रखना क्योंकि तो दोनों फिर से क्योंकि देखिए संविधान में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जो कि हमेशा कन्फ्यूजिंग वाली हो सकती हैं, ठीक है? और होती भी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल बेस से आप लोगों को समझाने की कोशिश में लगा हूँ। आप लोग इतना भी समझ लेंगे तो काफ़ी होगा। तो चलिए आज का सेशन हम करेंगे समाप्त और कल फिर से हम इसी समय पर ये आप लोगों से मिलेंगे। तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई चीज़ नहीं आती है तो आप बाद में व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।